फोकस कीजिए आप। तो बहुत सारी चीजें ऐसे होती है जो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन होता है, वो मैं आपको दे देता हूँ, या हो सकता है कुछ बाद में हो, कभी ऐसा हो भी जाता है। अब रिकॉर्डिंग मैंने अभी स्टार्ट की है, कई बार उसमें क्या 10 मिनट का वो टाइम ले लेता है कि आफ्टर 10 मिनट रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई, तो 10 मिनट में मैं कुछ बता देता हूँ, तो आप रिकॉर्डिंग में उसका पता नहीं लगता। ओके, यस, डिस्क्रिमिनेटरी रियलिंग, ये भी मैंने आपको बता दिया कि जो फ्रॉम ए अर्ली चाइल्डहुड गर्ल्स आर इंस्टिल्ड विद ट्रेड्स सच ए डिपेंडेंसी। ओके, अब ये पहले मैंने पढ़ा दिया कि जो अर्ली टाइम के अंदर क्या है कि जो गर्ल चाइल्ड है वो डिपेंडेंसी मानी जाती है कि वो किसी के ऊपर निर्भर रहती है। ओके, जब वो जन्म लेती है तो पेरेंट्स के ऊपर, ओके, शादी के बाद में जो उसके जो हस्बैंड होते हैं उनके ऊपर, और फिर जब ओल्ड एज हो जाती है तो उनके सन के ऊपर वो डिपेंड रहती है, और हमेशा उनको हेल्प की जरूरत पड़ती है। लेकिन बट उनको अगर अपन ट्रेनिंग दे देते हैं, अच्छी एजुकेशन दे देते हैं, तो सेल्फ डिपेंड हो सकती है। ओके, ये भी हमने किया था। लो वैल्यू ऑफ हाउसवर्क, अब देखिए ये भी किया, एक बार मैं समझा देता हूँ। अब आपने देखा होगा कि जो वुमेन है वो घर का वर्क करती है, वर्किंग वुमेन भी रहती है, बट मोस्टली अधिकतर क्या है जो घर का वर्क करती है, बट उनके वर्क को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। ओके, कहा जाता है कि ये तो घर का काम करती है, घर पर ही रहती है, कुछ नहीं करती। ओके, पूछते हैं कि आपके मम्मी फादर क्या करते हैं, मेरे फादर ये जॉब करते हैं। मदर क्या करती है, मदर कुछ नहीं करती। ओके, केवल घर का ही वर्क करती है। तो उनका जो वर्क होता है, जो घर पर रहकर अपना वर्क करती है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करती है, खाना बनाना है, ओके, बच्चों की केयर करना है, पूरे घर को संभालना है, तो उस वर्क की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती। तो ऐसा अपनी सोसाइटी में नहीं होना चाहिए, जो कि हमेशा देखा जाता है। तो उसके वैल्यू, उसका जो वर्क है उसको कम वैल्यू दी जाती है, लो वैल्यू में रखा जाता है। इसके अलावा अगर वो कहीं पर वर्क भी करती है तो वहां पर भी अगर कंपेयर करें मेल के वर्क से फीमेल के वर्क से, दोनों का वर्क इक्वल है, सेम टाइम है, सेम वर्क है, फिर भी वहां देखा जाता है कि जो फीमेल है उसके वर्क की वैल्यू कम मानी जाती है, जबकि अगर वही वर्क मैन कर रहा है तो उसको ज्यादा वैल्यू दी जाती है। तो इस तरह की ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये अपनी सोसाइटी में दिखाई देता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अपने इसमें सेकंड पैराग्राफ चल रहा है। ओके, लो वैल्यू ऑफ हाउसवर्क में फर्स्ट हो गया था, अपने सेकंड चल रहा है। हाउस होल्ड कोर्स एंड केयर गिविंग टास्क आर ऑफन नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी टू बी ऑफ एनी वर्थ ऑफ देयर डू नॉट फेच एनी रिम्यूनरेशन। ओके, कि जो घर का जो वर्क होता है, केयर गिविंग जो वर्क होता है, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, कोई उनको पारिश्रमिक उसके बदले में नहीं दिया जाता है, नहीं उसे माना जाता। With disrespect without realizing that they are central of all activities at home. Yet women are not given the power to take decision. Okay, इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, डिसरेस्पेक्ट किया जाता है, या फिर उसको कोई भी डिसीजन लेने की पावर नहीं दी जाती है। एक्चुअली वुमेन डू ए लॉट ऑफ फिजिकल चैलेंजिंग जॉब्स, जबकि वास्तव में क्या है कि जो वुमेन है, ओके, बहुत सारे जो फिजिकल चैलेंजिंग जॉब्स है वो भी इजीली कर लेती है। आपने देखा होगा कि जो वुमेन है वो प्रेसिडेंट भी बन चुकी है, अपने यहाँ चीफ मिनिस्टर भी बन चुकी है, इसके अलावा वो ट्रेन भी चला लेती है, व्हीकल्स भी चला लेती है, एरोप्लेन भी चला लेती है। तो इस तरह से बहुत सारे और भी वर्क है वो आसानी से वो कर सकती है, बट उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। हाउस होल्ड वर्क विच इन्वॉल्व हाउस होल्ड वर्क के अंदर कौन कौन सी जाती है, जैसे कुकिंग है, खाना बनाना, क्लीनिंग, वॉशिंग, स्वीपिंग। ओके, एक्चुअली ए टेकिंग टास्क इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ फिजिकल वर्क। इसके अलावा जो घर में जो वर्क होते हैं ये भी फिजिकल वर्क में ही आते हैं। खाना बनाना है, साफ सफाई करना है, कपड़े धोना है, ओके, स्वीपिंग यानी झाड़ू वगैरह निकालना है, तो ये सभी फिजिकल वर्क में आते हैं। वुमेन स्पेशली इन रूरल एरियाज वॉक माइल्स टू गेट वाटर। आपने देखा होगा जो ग्रामीण क्षेत्र है, दूर दराज के जो क्षेत्र हैं जहाँ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो होम टू होम अवेलेबल नहीं हो पाता, तो वहां पर जो वुमेन है वो क्या करती है, वॉक माइल्स टू गेट वाटर। कई मील होगा, आपने देखा होगा डेजर्ट एरिया जो है जैसलमेर साइड में, तो वहाँ कई मील जाना पड़ता है पानी लाने के लिए।
इसके अलावा फोडर गाय बकरी भैंस जो भी अपने जो कैटल्स रहते हैं, तो उनका जो खाना होता है उसे हम फोडर बोलते हैं, उसकी भी व्यवस्था करती है, वो कहीं से लेकर आती है। एंड फायरवुड जलाने की लकड़ियां भी इकट्ठी हैं। तो ये सभी वर्क क्या है, काफी मेहनत वाले हैं, फिजिकल वर्क कहलाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट दे आल्सो वर्क इन फील्ड ग्रेज एनिमल्स एंड हेल्प इन रनिंग द फैमिली। इसके अलावा वो क्या करती है, जो अपने जो गांव में जो खेत रहते हैं वहां पर भी वर्क करती है, ओके, जानवरों को चराती है, खेतों में वर्क करती है। इसके अलावा रनिंग हेल्प करती है, रनिंग फैमिली बिजनेस, अब फैमिली का जो बिजनेस है उसको चलाने में भी काफी हेल्प करती है। तो इस तरह से उसके बहुत सारे वर्क होते हैं। इन अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज वुमेन आर ओवरबर्डन विद वर्क। अब देखिए, चाहे वो रूरल एरियाज हो या अर्बन एरियाज हो, ओके, तो वहां पर जो वुमेन होती है उनके ऊपर ओवरबर्डन रहता है। आपने देखा होगा, चाहे वो घर में वर्क कर रही है या बाहर, तो अगर वो बाहर वर्क कर रही है, कोई जॉब कर रही है, तो उसे बाहर का भी वर्क करना पड़ता है और उसके अलावा उसे अपने घर का भी वर्क करना पड़ता है। तो वर्क क्या हो गया, ओवरलोड हो गया, ओवरबर्डन हो गया उनके ऊपर कि बाहर का भी करना है, जॉब भी करना है और घर का भी वर्क करना है। दे वर्क बोथ इनसाइड द हाउस एज वेल एज आउटसाइड। और वह घर में भी वर्क करती है, बाहर भी करती है। सच ए सिचुएशन इज टर्म्ड एज डबल बर्डन फॉर वुमेन। बिसाइड द केयर गिवर्स और इज ए टाइम कंज्यूमिंग एंड थैंकलेस जॉब। Even though at times women spend more hours working than men, yet their work goes unrecognized. Women ज्यादा वर्क करती है बट उसके वर्क को अनरिकॉग्नाइज किया जाता है, ज्यादा उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। एज डज नॉट फैच मनी। और जो घर में वो वर्क करती है, जैसे झाड़ू है, पोछा है, खाना बनाना है, ओके, क्लीनिंग है, वॉशिंग है, इसके बदले में उसे कुछ मनी भी नहीं मिलती। फैच मीन्स होता है मनी, ओके। Many women also work from home, such as making baskets and laces, stitching clothes। बहुत सारी वुमेन होती है जो घर पे ये घर का काम करती है, उसके अलावा स्टिचिंग यानी कि सिलाई से रिलेटेड वर्क करती हैं। दे गेट वेरी लेस रिम्यूनरेशन, ओके, इसके बदले में उनको बहुत कम पैसा मिलता है। रिम्यूनरेशन मीन्स होता है पारिश्रमिक, यानी कि उनको जो उसके बदले में पैसा मिलता है वो भी काफी कम होता है। बट इट सर्टेनली एड्स द फैमिली रिसोर्सेज। लेकिन फिर भी वो क्या है, एक फैमिली का एक रिसोर्स रहती है कि उससे जो भी इनकम होती है उससे फैमिली को हेल्प मिलती है। इन अर्बन एरियाज वुमेन कंट्रीब्यूट इन रनिंग द फैमिली, बट मेन डू नॉट लीड ए हेल्पिंग हैंड इन द हाउस होल्ड टास्क। अब देखो, जो आपने देखा होगा, अर्बन एरियाज के अंदर भी है, जो वुमेन है वो बाहर जॉब भी करती है, वर्क भी करती है और घर का भी वर्क करती है। जबकि उनके जो हस्बैंड हैं, ओके, जो मेन है, वो बाहर तो वर्क करते हैं, लेकिन घर में आकर जो वुमेन होती है, ओके, उसकी कोई हेल्प नहीं करता हाउस होल्ड के वर्क में, उसको कुछ भी हेल्प नहीं देते। Even though a woman contributes activity to supplements the income of family, जबकि वुमेन क्या कर रही है कि घर का भी वर्क कर रही है, इसके अलावा एक्स्ट्रा घर के लिए इनकम भी प्राप्त कर रही है या इनकम का एक सोर्स बन रही है। बिकॉज ऑफ द प्रिवेलिंग सोसाइटी नॉर्म्स, द मैन कंटिन्यू टू हैव द अथॉरिटी टू टेक ऑल क्रिटिकल डिसीजन इन द हाउस होल्ड। इसके अलावा जो पूरा वो वर्क कर रही है बराबर की उसकी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, लेकिन फिर भी जो क्रिटिकल डिसीजन होते हैं, जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डिसीजन लेने होते हैं फैमिली के अंदर, वो डिसीजन कौन लेता है, केवल उस घर के जो मेल है वो ही डिसीजन लेते हैं। उसके अंदर जो वुमेन है उसको कोई राइट नहीं दिया जाता है कि वो भी डिसीजन लेने में उनके साथ में रहे। ओके, क्लियर है बच्चों ये? बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, वही टॉपिक है जो बार बार इसमें रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है डोमेस्टिक वर्कर्स। डोमेस्टिक वर्कर्स का मतलब क्या हो गया, घरेलू जो वर्क करने वाले हैं उनको हम बोलते हैं डोमेस्टिक वर्कर्स। आपने देखा होगा कि घरों के अंदर बहुत सारी फैमिली के अंदर क्या है कि क्लीनिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, खाना बनाने के लिए वर्कर्स लगाए जाते हैं। ओके, डोमेस्टिक हैंड इज एन इंडिविजुअल engaged to do household work for compensation in cash or kind।
Majority household, especially in urban areas, employ domestic help to cleaning, washing, cooking, and taking care of young and old member in the family. आपने शहरों में देखा होगा, मोस्टली शहरों में ज्यादा पाया जाता है कि फैमिली के सभी लोग अपना वर्क करते हैं, लेकिन घर के काम के लिए, जैसे खाना बनाने का काम है, कपड़े धोने का काम है, छोटे बच्चों को रखने का काम है, या जो एल्डर है जो, या फिर ओल्ड एज में जो लोग हो गए, तो उनकी केयर से रिलेटेड वर्क है। ओके, तो इस तरह का वर्क करने के लिए वो क्या करते हैं, किसी को एम्प्लॉय रख लेते हैं अपने घर में, किसी को क्या कर लेते हैं, काम पे रख लेते हैं। मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर्स आर वुमेन। अधिकतर आपने देखा होगा घर में जो झाड़ू पोछा करने वाले या बर्तन धोने वाली जो आती है, वो अधिकतर क्या रहती है, वुमेन होती है। हाउएवर ओकेजनली यंग बॉयज एंड गर्ल्स टू आर एंगेज्ड, जबकि कभी कभी उनके जो यंग बॉयज गर्ल्स भी होती हैं वो भी उसमें साथ में हो जाते हैं। द हाई प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन दिस प्रोफेशन इक्वल्स एंड स्टेबलाइज्ड आउटलुक दैट हाउसहोल्ड कोर्स आर वुमेन जॉब्स। अधिकतर इसमें क्या है, हाई प्रोपोर्शन क्या रहता है इसमें, जो वुमेन का ही रहता है कि मोस्टली वुमेन ही ये वर्क करती है। डोमेस्टिक वर्क इज एन इनफॉर्मल सेक्टर एक्टिविटी, और जो डोमेस्टिक वर्क है एक इनफॉर्मल सेक्टर एक्टिविटी है। दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जो कि लोगों को या जो वुमेन है मोस्टली उनको रोजगार प्रोवाइड करवाती है। 2 lakhs ऑफ माइग्रेंट्स, द सैलरी इज वेरी लो। अब आपने देखा होगा जो घर में साफ सफाई करने वाली आती है वुमेन, तो उनकी जो सैलरी रहती है काफी कम होती है, काफी लो सैलरी पर उनको वर्क करना पड़ता है। बट दे हैव टू डू ए लॉट हार्ड वर्क। सैलरी तो उनको कम दी जाती है, लेकिन आपने देखा होगा कि घर का जो बहुत सारा हार्ड वर्क है उससे वो वर्क करवाया जाता है, उससे वो वर्क करना पड़ता है। इन स्पाइट ऑन द हार्ड वर्क they put in, the employers do not display much respect or regard for the domestic workers। फिर भी आपने देखा होगा कि उनसे इतना वर्क करवाया जाता है, घर का पूरा काम है, झाड़ू है, पोछा है, खाना बनाना है, बर्तन धोने काम है, वॉशिंग है, या फिर छोटे बच्चों की केयर करना है, या जो घर के जो ओल्ड एज में जो लोग हैं, मेंबर्स हैं, उनकी भी केयर करना है। तो इतना टफ वर्क वो करती है, हार्ड वर्क करती हैं, बट उनके वर्क को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, और उनको ज्यादा रेस्पेक्ट भी नहीं दी जाती, जो भी डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं। ओके, तो ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको इक्वल रेस्पेक्ट देना चाहिए, उनका जो भी वर्क है उसकी इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए, और जो वर्क करने वाले हैं उनको भी उस जो भी वो वर्क करती है उसके बदले उनको पूरा रेस्पेक्ट और पूरी उनको पेमेंट मिलनी चाहिए। मीजर्स टू अचीव जेंडर इक्वलिटी। अब देखिए जेंडर इक्वलिटी को किस तरह से नापा जाता है, कि किस तरह से उनको इक्वल राइट्स मिले, किस तरह की उनके लिए व्यवस्था हो। Even though the constitution stress on equality of both sexes, yet gender inequality is rife in our society। कॉन्स्टिट्यूशन में देखो साफ कहा गया कि जो मेन है एंड वुमेन है दोनों को क्या है, इक्वल राइट है, दोनों को बराबर के अधिकार है, किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं होगा, सबका जो वर्क होता है वो काफी इम्पोर्टेंट रहता है, और इक्वल सबके पास में राइट है। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा अपनी सोसाइटी के अंदर, तो मैन एंड वुमेन हो या फिर गर्ल एंड बॉय हो, इनमें इनइक्वलिटीज काफी देखने को मिलती है, इनको इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते। सिंस नो मटेरियल वैल्यू इज अटैच्ड टू द वर्क डन बाय ए वुमेन। अब देखिए वुमेन जो भी वर्क करती है, चाहे वो फैमिली में हो या बाहर का कोई जॉब हो, ओके, तो उनको इक्वल राइट्स नहीं दिया जाता है, इक्वल उनको वैल्यू नहीं दी जाती। Her toil goes unrecognized. For centuries, the women have held a subservient position in society, while men have enjoyed all privilege and power। अब देखिए कई सेंचुरी से आपने देखा होगा जो वुमेन है इसकी इम्पोर्टेंस कम मानी जाती है, और पोजीशन भी उसकी मेन से नीचे मानी जाती है, जबकि जो मेन है उनको सभी पावर रहती है, सभी उनको ज्यादा पावरफुल माना जाता है, जो भी डिसीजन होते हैं वो मेन द्वारा लिए जाते हैं। एज अ रिजल्ट दे हैव बीन डिनाइड एक्सेस टू पावर एंड डिसीजन मेकिंग। टू ओवरकम द डिस्क्रिमिनेशन
ए चेंज इन द एग्जिस्टिंग कस्टम्स एंड ट्रेडिशन इज रिक्वायर्ड। ओके, तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको चेंज करने की जरूरत है। इन रियलिटी जेंडर इक्वलिटी इज आल्सो ए मीन्स टू अचीव रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखिए वास्तविकता क्या है, जेंडर इक्वलिटी इज आल्सो ए मीन्स टू अचीव रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि अगर जेंडर इक्वलिटी होती है, मैन एंड वुमेन है दोनों को इक्वल राइट्स मिलते हैं, तो उससे इकोनॉमिकली जो ग्रोथ होती है, आर्थिक जो स्थिति है वो काफी मजबूत होती है और आर्थिक विकास होता है। द गवर्नमेंट who has to play an active role by stabilize women friendly policies and laws। अब देखिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट who has to play an active role, गवर्नमेंट का इसमें बहुत एक्टिव रोल होता है by stabilizing women friendly policies and laws, कि इस तरह की वो पॉलिसीज बनाती है, इस तरह के कानून बनाती हैं जो कि वुमेन के लिए क्या हो, अच्छे हो, उनकी प्रोग्रेस में वो हेल्प करे, उनको भी मैन के बराबर राइट्स दिए जाएं, जिससे कि वो आगे प्रोग्रेस कर सके और उनकी डिपेंडेंसी, जो मेन के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारी पॉलिसीज चलाती है, बहुत सारे रूल्स बना रखी है, बहुत सारे लॉज बना रखी है। The government realized the double burden of women and so it has set up a आंगनबाड़ीज in rural areas। अब देखिए जो गवर्नमेंट रियलाइज करती है द डबल बर्डन ऑफ वुमेन एंड सो इट, इसीलिए उन्होंने क्या किया, आंगनबाड़ी जो गांव के क्षेत्र है वहां पर आंगनबाड़ियों की व्यवस्था की है। इसके अलावा इन अर्बन एरियाज द गवर्नमेंट हैज मेड इट कंपल्सरी दैट ऑर्गेनाइजेशन विद मोर देन 30 वुमेन एम्प्लॉइज शुड हैव क्रेचेस। इसके अलावा जो अर्बन एरियाज है वहां पर भी कंपल्सरी किया है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर क्या होना चाहिए, with more than 30 women employees should have creche, कि 100 में 100 यानी कि 1/3 पार्ट है कि 100 में 30 के आसपास या उससे ज्यादा वुमेन होनी चाहिए। It has launched various schemes to promote literacy among women, जो महिलाएं हैं या जो बालिकाएं हैं, गर्ल हैं, उनमें एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने शुरू की हैं, जिससे कि जो वुमेन है, गर्ल है, ये सब क्या हो सके, पढ़ सके। थ्रू सपोर्ट फॉर ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम STEP। ओके, ये एक प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है STEP। इसकी फुल फॉर्म क्या है, सपोर्ट फॉर ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। द गवर्नमेंट इज इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू वुमेन इन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो इन प्रोग्राम्स में क्या किया जाता है, जो वुमेन है उनको लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, डेयरी फार्मिंग हो या हॉर्टिकल्चर हो, ओके, तो इसके लिए उनको क्या किया जाता है, स्पेशल ट्रेनिंग उनको दी जाती है, जिससे कि उस क्षेत्र में वो अपना वर्क कर सके। राष्ट्रीय महिला कोष वाज स्टेबलाइज इन 1993। अंडरलाइन करना कि जो राष्ट्रीय महिला कोष है इसको कब स्टेबलाइज किया गया, 1993 के अंदर। ओके, इसमें क्या किया जाता है, इजी अप्रूवल ऑफ क्रेडिट टू वुमेन टू ओवरकम, ओके, कि वो महिलाओं के लिए उसमें क्रेडिट वो कर सकती है, टू ओवरकम जेंडर इनइक्वालिटी। द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट्स फॉर वुमेन इन लोकल बॉडीज। जो भी लोकल बॉडीज या एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर भी 1/3 जो रिजर्वेशन है वो भी वुमेन के लिए प्रोवाइड किया गया है। ओके, तो इस तरह से लेसन है, इसके अंदर बहुत मोस्ट चीज भी नहीं थी, केवल उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन है जेंडर के आधार पर, मैन एंड वुमेन है या गर्ल एंड बॉय के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव किया जाता है, उसके बारे में बताया गया है। और उसके लिए गवर्नमेंट क्या कोशिश कर रही है, क्या उस पॉलिसीज ला रही है, कैसे उनको इम्प्लीमेंट कर रही है, केवल ये मेन इसमें पॉइंट था। ओके, तो अपना ये चैप्टर फिनिश हुआ। इसके बाद का जो लेसन है, लेसन नंबर 5, वो भी इससे ही रिलेटेड है। उसका नेम है वुमेन एम्पावरमेंट। ओके, जो हम बाद में करेंगे। अपना लेसन 4 कंप्लीट हो गया। लेसन 3 भी अपना कंप्लीट है। 3 में आप बताइए कुछ इसमें एक्सरसाइज रह गई थी अपनी, जहां से मुझे ध्यान है। ओके, इसमें मैच द फॉलोइंग रह गए। लेसन नंबर 3 में मैच द फॉलोइंग, देखिए आप एक बार चेक करो पेज नंबर 232 में, क्योंकि इसमें MCQs करवा दिए थे मैंने। ओके,
और शायद फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग रह गए। कर लिया आपने? विष्णु, युवराज, संदीप, प्रिया, दिवाकर। टेक आउट पेज नंबर 232, मैच द फॉलोइंग। पता नहीं, बुक में तो आपने फिल किया होगा ना। ओके, तो मैं पेज नंबर 232 के अंदर जो मैच द फॉलोइंग है वो मैं एक बार करवा रहा हूँ, आप उसको कॉपी में। ओके, मैच द फॉलोइंग। देखिए मैच द फॉलोइंग में फर्स्ट में क्या है, विधानसभा। तो विधानसभा, अब इसमें से हम मैच करेंगे तो विधानसभा क्या रहती है, इसमें कर रखा है लोअर हाउस। तो विधानसभा को अपन क्या बोलते हैं, लोअर हाउस बोलते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है वो क्या रहती है, अपर हाउस। तो विधानसभा का इसमें क्या होगा, ये देखिए नॉमिनल हेड नहीं होगा, अपर हाउस भी नहीं होगा, लोअर हाउस होगा। ओके, तो फर्स्ट का होगा सी। तो फर्स्ट का आपने सी कर लिया। नेक्स्ट है कलेक्टर। तो कलेक्टर क्या होता है, कलेक्टर क्या वर्क करता है, देखिए हम इसमें मैच करेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, कि जो भी कानून रहते हैं, लॉ रहते हैं, उनको लागू करने से रिलेटेड जो वर्क होता है वो कलेक्टर करता है। ओके आयुषी, सेकंड का डी। ओके बच्चों, थर्ड क्वेश्चन गवर्नर। तो गवर्नर क्या रहता है, समाजवादी पार्टी नहीं हो सकता, बहुजन समाज पार्टी नहीं हो सकता, इम्प्लीमेंटेशन लॉ हमने पहले कर लिया, नहीं होगा, लोअर हाउस भी नहीं होगा, अपर हाउस भी नहीं होगा, और नॉमिनल हेड यस यो। ओके, तो इसमें क्या होगा, ए नॉमिनल हेड होता है स्टेट का। रियल हेड कौन होता है बताइए आयुषी, रियल हेड कौन होता है किसी स्टेट का, आयुषी, ओनली आयुषी गिव मी आंसर। रियल हेड कौन होता है किसी स्टेट का, इतनी देर में आंसर नहीं किया। चीफ मिनिस्टर रहता है, बस सीएम लिखना है आपको। रियल हेड कौन रहता है, सीएम, एंड नॉमिनल हेड कौन रहता है, गवर्नर। ओके, और स्टेट का रियल, कंट्री का रियल हेड कौन होगा, वो होगा पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर, एंड नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट स्टेट। यस, देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड, गवर्नर तो नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। ओके, फोर्थ विधान परिषद। अब देखिए विधानसभा क्या है, लोअर हाउस है, इसमें ऑप्शन में अपर हाउस दे रखा है, परमानेंट भी रहता है,
बट इसमें अपर हाउस है तो अपन अपर हाउस कर लेंगे पी। एंड फिफ्थ एसपी, तो एसपी का क्या होगा, समाजवादी पार्टी, एंड बीएसपी का बहुजन समाज पार्टी। फिफ्थ एफ एंड सिक्स ई। अच्छा बताइए बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए इसमें चैप्टर 3 में। विष्णु, नहीं करवाएं, अभी करवा देता हूँ। ओके, यस, एक बार मैं कर देता हूँ एक्सप्लेन इनको। और कॉन्स्टिट्यूशन और डैश क्लियर डिफाइंस द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, कि अपने जो डैश तो डिफाइन किया गया है पावर ऑफ द स्टेट के, तो किसमें डिफाइन किया गया है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, अपने संविधान में। तो फर्स्ट होगा और कॉन्स्टिट्यूशन। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट के क्या कार्य होंगे, क्या उसकी पावर होगी। ए डैश इज फॉर्मली चूजन बॉडी ऑफ पीपल, तो चूजन बॉडी हो गई, मीन्स क्या होगी, लेजिस्लेचर। ओके, आप एक बार मैच कर लीजिए, हो सकता है पहले करवाए हो बट कुछ स्टूडेंट्स नहीं आए थे, तो अभी कीजिए। लेजिस्लेचर क्या होती है, एक चूजन बॉडी होती है, पीपल एम्पावर्ड विद द अथॉरिटी टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन। यस, लेजिस्लेचर। Okay, and third, member of legislative assembly cannot be more than, तो legislative assembly मेंबर्स वो किससे ज्यादा नहीं हो सकते, 500 से। वेरी गुड आयुषी, 500 से ज्यादा नहीं हो सकते, एंड 60 से कम नहीं हो सकते, बट आई विल मोर देन 4। members of legislative council, जिसे हम एमएलसी को कहते हैं, आर डैश इलेक्टर्स, किस तरह से वो इलेक्ट होते हैं। अब देखिए, लेजिस्लेटिव असेंबली के हैं वो तो डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं, और काउंसिल के क्या होते हैं, इनडायरेक्ट। ओके, फिफ्थ, रजिस्टर्ड वोटर्स ऑफ रीजन इलेक्ट representatives. Okay, representatives from each constituency to the legislative assembly, तो आएगा इसमें रिप्रेजेंटेटिव। representative. Okay, and sixth, for the sake of election states are divided into smaller area, कि जब इलेक्शन होते हैं तो उसमें जो स्टेट है उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, तो वो ईच जो पार्ट है उससे हम किस नाम से जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंसी। ओके बच्चा, नोट आउट कीजिए।
इसके बाद के जो एमसीक्यूज है वो कर लिया अपन ने, बताइए युवराज। इसके बाद में जो एमसीक्यूज है पेज नंबर 233 कर रखे हैं आपने, यस और नो? ओके, वो हमने कर लिए, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपके पास सेंड कर दिए इसके, ओके। अब इस लेसन जो थर्ड है इसके लॉन्ग क्वेश्चंस भी मैं करवा दूंगा, ओके। और इस लेसन के जो आज हमने कंप्लीट किया इसके भी आपको सेंड कर दूंगा, ओके। और कुछ पूछना है आपको? एनी क्वेश्चन? प्रिया दिवाकर, आपको आ गया समझ में चैप्टर, बताइए। प्रिया दिवाकर, अनु, वेरी गुड। प्रिया दिवाकर को तो बहुत समझ में आ जाता है, इनको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होती। अनु, ओके, आप ये कर लेना, इसके बाद चैप्टर को एक बार और रीड करना। बाय।